पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र ऐसा शासन तंत्र है जिसमें आम लोगों की सहभागिता होती है और जनता ही इस शासन तंत्र में सर्वोपरि है। इसीलिए यह शासन तंत्र आज के परिवेश में बेहद उपयुक्त है। सामान्यतया इसके बारे में हम लोगों ने परिभाषा, इसकी विशेषता आदि पर चर्चा की है। एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों? मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र ऐसा शासन तंत्र है जो अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से ज्यादा उपयुक्त है। यही कारण है कि दुनिया के आज अधिकांश देशों में या तो इस प्रकार की शासन प्रणाली कायम है या फिर जहां नहीं भी है वहां की जनता इस प्रकार की शासन के लिए इच्छुक है, आतुर है। इसीलिए हम इस प्रकार के शासन तंत्र को सर्वोत्तम शासन तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि इसमें जनता ही निर्णय लेती है कि सरकार किसे बनाना है, किस पार्टी की सरकार बनेगी, और चूंकि इसमें सभी लोगों की सहभागिता होती है और सभी लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्र के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके नियमों को निर्धारित करते हैं जो देश की जनता के हित के लिए है, देश की जनता के कल्याण के लिए है, देश के विकास के लिए है। इसलिए इस प्रकार के शासन तंत्र में बेहद जन कल्याण की बात होती है। इसके विपरीत यदि हम जाएं तो अन्य प्रकार के जो शासन तंत्र में व्यक्ति विशेष की इच्छा होती है और भले ही वो देश के हित में हो या ना हो, भले ही वह जनता के हित में हो या नहीं हो, किंतु वो थोप दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है यह शासन तंत्र जनता के विचार को, जनता की अवधारणा को, जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर ही कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे पिछले दिन भी कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में वास्तव में ढेर सारे गुण हैं, ढेर सारी विशेषताएं हैं। और अन्य प्रकार के शासन तंत्र में भले ही कुछ ऐसे शासन तंत्र हैं जिसमें विकास का दर में थोड़ी गतिशीलता दिखाई गई है, किंतु ओवरऑल लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन तंत्र है जिसमें जन कल्याण की बात, राष्ट्र कल्याण की बात सर्वोपरि होती है। इसीलिए लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन तंत्र है जो आधुनिक परिवेश में सर्वोपरि है, उचित है। इसीलिए भारत के साथ साथ दुनिया के अधिकांश देशों में आज लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम है।
इतना तो ऑलरेडी क्लियर है, इस पर हमने 2-3 कक्षाएं ली भी है। अब हम पहले ही चर्चा किए थे कि जिसमें गुण होता है, कहीं न कहीं कुछ दोष भी नजर आने लगती है। अर्थात लोकतंत्र में ढेर सारी विशेषताएं हैं, गुण हैं, लोकप्रिय है, सब कुछ ठीक है, किंतु कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं इसके बारे में जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इसमें भी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। वो तो रहेगी। अरे चांद में भी दाग होते हैं। चांद शीतलता प्रदान करता है, जगत को आलोकित करता है, किंतु ढूंढने वाले उसमें भी खोट निकाल देते, निकाल दिए। तो यहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो इसके गुण के बाद हम यदि गहन रूप से विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें आती हैं जो वास्तव में उस ओर इशारा करती हैं कि नहीं, इसमें भी कुछ न कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। अब उदाहरण के लिए लीडरशिप चेंज, ये पहला तर्क है कि इस शासन तंत्र में, यानी लोकतंत्री शासन प्रणाली में, चूंकि जनता को अधिकार होता है कि जब जिसे चाहे समय के अनुसार से उसमें परिवर्तन भी कर देती है जनता, चूंकि वो समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। इस स्थिति में जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उसको उसमें मैच्योरिटी की कमी होती है, अनुभव की कमी होती है। ठीक से वह अपने क्षेत्र विशेष को समझ भी नहीं पाते हैं। तब तक में फिर चुनाव का समय आता है और जनता के अनुरूप नहीं होने के कारण जनता उन्हें बदल देती है। तो इस कारण से इसमें अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये तुरंत तुरंत बदलते रहता है, या यूं कहें इसमें नो स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं रहती है। स्थिरता नहीं रहने के कारण सदैव असमंजस की स्थिति बनी होती है। इसीलिए एक त्रुटि, कमी, खामी यह देखने को मिलती है कि इसमें ये नेता वगैरह बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दूसरे है कि इसमें पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, मानो सत्ता का, पावर का के साथ खिलवाड़ करता है, दुरुपयोग करता है। यानी कौन कितना इस पद का दुरुपयोग करे, कौन कितना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और निहित स्वार्थ के लिए जनता के कल्याण को नजरअंदाज करे, इसमें होड़ लगी होती है। मैंने पहले ही कहा था, देश को जब आजादी मिली थी, उस समय के नेताओं का जो दृष्टिकोण होता था, जो विचार होता था, वो है आज के नेताओं में अभाव है। कुछ ही परसेंट, मुश्किल से 25% नेता ऐसे होते हैं वास्तव में
उस उनमें डेडिकेशन होता है, उनमें देश सेवा का भाव होता है। किंतु कुछ अधिकांश ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव महज इसलिए लड़ते हैं, नेता इसलिए बनते हैं, सेवा करने का स्वांग इसलिए रचते हैं ताकि उसका निहित स्वार्थ उसमें उसकी पूर्ति होते रहे। अधिक धन कमाना, अधिक भोग विलास की जिंदगी बिताना। हमने पिछले दिन चर्चा की थी कि नामकरण है, हालांकि उसका एक अलग दृष्टिकोण है, किंतु यहां आलोचना की बात हो रही है। एमपी ऐसे मेंबर होते हैं कि जनता के सुख कल्याण को स्वयं अपने आप में डकार जाते हैं, पी जाते हैं। एमएलए बड़ा गजब का है हिसाब किताब। एमएलए स्विस बैंक में ले रख, न जाने कहां रख। इन्हें धन दौलत को लूटो पद के माध्यम से और पॉकेट भरते चलो। एमएलए। तो ये वास्तव में आलोचना के दृष्टिकोण से बड़ा उचित लगता है। तो ऐसा होता भी है, आप हंसेंगे। आप उदाहरण दिखाइए, कितने ऐसे नेता हैं जो यह दावे के साथ कह दे कि नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता हूं, करते आ रहा हूं। बहुत कम, बिरले ही, बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए ये पावर का इसमें दुरुपयोग होता है, खिलवाड़ होता है। So many people have to be consulted in democratic system, यानी इसमें चूंकि अधिक लोगों की सहभागिता होती है, इसीलिए निर्णय यानी लेने में बहुत तर्क वितर्क होते रहता है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष में को घमासान मचते रहता है, जिसके कारण निर्णय लेने में काफी विलंब हो जाता है, काफी विलंब होता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण से भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आलोचना होती है। इसके बाद एक और है, जनता को, लीडर को क्षेत्र के बारे में, आम पब्लिक के बारे में, उसके हित कल्याण के बारे में विधिवत जानकारी नहीं होती, जिसके कारण जनता का सही मायने में हित कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए लीडर को जनता के हित कल्याण के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण भी लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है इसकी आलोचना हुई है। और आपको याद होना चाहिए एक बड़ा, अभी हमने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था, ये शब्द आया है करप्शन, भ्रष्टाचार। Nowadays, everywhere is corruption। और इस करप्शन के पीछे, ये भ्रष्टाचार के पीछे जानते हैं, हर भ्रष्ट व्यक्ति के पीछे उसका एक लालची परिवार होता है।
अब जरा सा गौर से सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है। हर भ्रष्ट व्यक्ति के पीछे उसका एक लालची परिवार होता है। जब समय अनुकूल होगा तो इसको मैं बखूबी स्पष्ट करूंगा कि कैसे उसका लालची परिवार होता है। विवश हो जाता है व्यक्ति काम करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए। परिवार 99% परिवार की जो चाहत होती है, कि जो आकांक्षाएं होती हैं, कि जो इच्छाएं होती हैं, कि जो अभिलाषा होती है, कि जो बुभुक्षा होती है, कि जो तृष्णा होती है, वो अनंत होती है। एक इच्छा की पूर्ति कर दी गई, एक आवश्यकता की पूर्ति कर दी गई तो दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। फिर तीसरी, साइकिल नहीं थी, साइकिल की आवश्यकता पूर्ति हो गई, तब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तब जीप कार चाहिए, 4 चक्किया वाला गाड़ी चाहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो लग्जरियस गाड़ी वगैरह चाहिए, उसकी आवश्यकता पूर्ति, प्लेन चाहिए। इसी को पूरा करने में परिवार के जो मुखिया होते हैं अपना जीवन बिता देते हैं, फिर भी परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका परिवार लालची होता है। इसीलिए मैंने, हालांकि आप अपने घर में चर्चा करेंगे कि आचार्य जी ने इस प्रकार से चर्चा की है, शायद मुझे आप सब भी न कह दें, किंतु यथार्थ यही है। अब जानिए, तो नेताओं में भी इस प्रकार की बात है, इतना ना भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसके पीछे उसका निस्वार्थ है, उसका लालची परिवार है, जो व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए यहां पर इस लोकतंत्री शासन प्रणाली में भाई साहब बहुत ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? यानी सरकारी पदों का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करना ही भ्रष्टाचार है। सरकारी पदों का, सार्वजनिक पद जो है उसका दुरुपयोग करना अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये तो भ्रष्टाचार। तो कितने ऐसे व्यक्तित्व, कितनी ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कह सके कि मैं एक पैसा भी अपना व्यक्तिगत कार्य के लिए सरकारी खजाना धन का मैं प्रयोग नहीं करता हूं। सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी इंजीनियर हो, सरकारी पदाधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, सबके साथ यही बात है। सरकार की ओर से सुविधा मिली हुई है, जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए आपको इस प्रकार का कार्य करना है। जो भी गाड़ी बंगले रोका जाका दिया गया है वो सारे के सारे व्यक्तिगत कार्य में लगा दिए जाते हैं। अब मार्केट घूमने जाना है परिवार के साथ तो अपनी निजी गाड़ी नहीं लेंगे और सरकारी गाड़ी ही जाएंगे, उस पर सरकारी ईंधन यानी सरकार के फंड से ईंधन का भी उपयोग में लाया जाएगा। एक नहीं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। समय नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल्स करना नहीं चाहूंगा, किंतु ये भ्रष्टाचार भाई साहब है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो तात्पर्य यह है, लोकतंत्री शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार वास्तव में बहुत है। ये आलोचना का विषय है लोकतंत्री शासन प्रणाली। इसके बाद है, जनता को भी ज्ञात नहीं होता है। क्या ज्ञात नहीं होता है? तो हम जो चुनाव करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का, तो जन सामान्य लोगों के चिंतन का जो स्तर है वह भी बड़ा सस्पेक्टेड है, डाउटफुल है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में भी यह निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है कि वास्तव में कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति अयोग्य है। इसीलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई वस्तु को मापने के लिए जो तराजू है, तुला है, वो तुला ही जब ऐसे अस्थिर हो, हिलते रहे,
तो क्या सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या सही मेजरमेंट हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति का यानी आम जनता का जो चिंतन का जो लेवल है, अज्ञानता है, इमेच्योरिटी है, मतलब दे हैव नो परफेक्ट आइडियाज और नॉलेज टू चूज टू देयर एन आइडियल representative, honest representative. They have no idea, no knowledge. So it is also the lack of democratic system. यह भी एक कमी है, यह भी एक खामी है लोकतंत्री शासन प्रणाली में। आज आपको कभी कभी हमारे विचारों पर शायद लगता होगा कि आचार्य जी कुछ अधिक बोल जाते हैं। एक हमने दिया है माइट इज राइट, हालांकि अब इस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा चुका है, किंतु याद रखेंगे भाई, आज भी हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 100% होता है। पावरफुल व्यक्ति हैं, अपने मसल पावर का, अपने धन का प्रभाव के कारण व्यक्ति को अपने गिरफ्त में ले लेता है, जनता को अपने गिरफ्त में ले लेता है नेता लोग, और इच्छा के विपरीत उनसे निर्णय करवाता है। यानी अच्छा ठीक है, आप हमको वोट नहीं देंगे तो फिर आप समझ जाइए कि आपका अंजाम क्या होगा। इट मीन्स वो थ्रेटन करता है, वन करता है, धमकी देता है कि भाई साहब आपको तो हम ही को वोट देना है। याद रखेंगे, ऐसा है, ऐसे प्रभावी मसल पावर वाले जो पहले क्रिमिनल थे, जो पहले एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में जाने जाते थे, उनके नाम मात्र से जनसामान्य भयक्रांत हो जाते। आज वो राजनीति वाले आपराधिक तत्व की छवि वाले व्यक्ति इसमें प्रवेश करते हैं। अब उनके डर से ही वोट देना है, हाथ जोड़े हुए रहते हैं, आगे पीछे बाएं दाएं दो चार रह के 47, 56 वाले उनके साथ में होते हैं अड़दली। आप तो हमको वोट जरूर देंगे क्योंकि हम आप ही के क्षेत्र के, आप ही के परिवार के व्यक्ति हैं। आप हमें यदि मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे तो हम आपकी सेवा करने के लिए भाई दिन भर हाजिर रहेंगे, और यदि आप हमको सेवा करने का मौका नहीं देंगे तो इधर प्रणाम कर रहे हैं और उंगली से इशारा कर रहे हैं, इधर हमारे बाएं दाएं पीछे में जो कमांडोधारी हैं, गनधारी हैं, AK-47, 56 वाले, तो इसकी सहायता से हम रात में सेवा करने के लिए आएंगे। इट मीन्स लूटेंगे, हत्या करेंगे, आगजनी करेंगे, न जाने क्या करेंगे। यानी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, आप तो हम ही को वोट देंगे, और वोट नहीं देंगे तो, वोट देंगे तो दिन में सेवा करेंगे, और नहीं देंगे तो अब तो फिर रात में आना पड़ेगा सेवा। इट मीन्स ये एक प्रकार से वार्न करना हुआ कि भाई आप हम ही को वोट दीजिए, और नहीं देंगे तो भाई हम कैसा आदमी है तो आप तो जानबे करते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि आप बलपूर्वक बनाते अपने पक्ष में वोट डालने के लिए देश की जनता को मजबूर कर रहे हैं। यह भी देखने को जगह जगह पर मिलती है। यानी व्यक्ति, यानी जिसको ज्यादा क्षमता है, जिसको ज्यादा मसल पावर है, वही चुनाव जीत के जाएगा। अब गाड़ी का काफिला है तो 50 गाड़ी का काफिला लेकर के ऐसे नेता चले।
कितना शानो शौकत, कितनी शानो शौकत की बात है। इतने नेता, इतनी गाड़ियां। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उस पर अंकुश लगाने का कार्य किया है कि आप एक लिमिट में ही खर्च कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही बताया था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 70 लाख खर्च करने का अधिकार दिया गया है, ताकि धन का अधिक से अधिक दुरुपयोग न करे। किंतु ईमानदारी से यदि बात की जाए, 90% ऐसे लीडर्स होते हैं जो धन का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग कर करके अपने और अपने पक्ष में देश की जनता को करने के लिए अधिक से अधिक दुरुपयोग करते हैं धन का। तो इसीलिए एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है यहाँ। हालांकि लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से स्थिति, इस प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होना तो ये चाहिए कि आम पब्लिक के पास डोर टू डोर जाकर बात करना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, और जिस विचार को रखते हैं उस पर खड़ा उतरना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ढेर सारी किंवदंतियां हैं, ढेर सारे फकड़े हैं क्षेत्र विशेष के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या क्या खामियां हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। कई जगह तो अन्य प्रकार के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं कि नेता साल में 5 वर्ष के बाद ही दर्शन देते हैं क्षेत्र विशेष के लोगों को। तो भला देश की जनता की सेवा आजकल के नेता क्या कर सकते हैं? न जाने ढेर सारे अवगुण हैं, खामियां हैं, जिसकी चर्चा अभी तत्काल करना असंभव है। किंतु निष्कर्ष के रूप में यह जानिए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी बहुत अवगुण है, दोष है। इस दोष को, अवगुण को अब दल बदल भी हो जाता है। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अपने आप को समय के सीमा में बांध रहा हूं, नहीं बोल पाऊंगा। तो उन खामियों को, त्रुटियों को अब निष्कर्ष में उपरोक्त जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इसको दूर कर सकते हैं और भी बेहतर और प्रभावी ढंग से इसको प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि यह ओवरऑल जन सामान्य के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है और जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन तंत्र है। इसलिए जनता का ही कल्याण में ही इनका उद्देश्य समाहित है। इसीलिए निष्कर्ष के रूप में हम लोग यही कह सकते हैं, अन्य तमाम प्रकार के शासन तंत्र से यह श्रेष्ठ है। और थोड़ी बहुत जो खामियां हैं, त्रुटियां हैं, इसको हम यदि नजरअंदाज कर दें, इसको सॉर्ट आउट कर दें, तो वास्तव में यह शासन तंत्र सर्वोत्तम शासन तंत्र है। इसलिए विश्व आज जहां विश्व में इस प्रकार की शासन प्रणाली नहीं भी है, तो वह देश भी अब इच्छुक है अपने यहाँ की शासन प्रणाली को बदलने के लिए, लोकतंत्र कायम के लिए। आज इतना ही, धन्यवाद।